हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर मैं अमित कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज चूँकि आज मैंने आपको कल भी बताया था कि आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो पहले जो यूपीएससी सीएससी प्रीवियस ईयर में जो आए हुए प्रश्न हैं, पहले उन लोगों को हम लोग कवर करेंगे, फिर एक आपका स्पेशल जो है प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, यानी 2020, 2021, 2022, 2023 से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है 2021, 2022 और 2023 से लिए गए हैं और ये सभी 2021, 22 और 23 के ही क्वेश्चन हैं। आप देखेंगे कि यह किस तरह से प्रश्न जो है पूछे गए हैं एग्जाम में। दूसरी बात कि मैंने आपसे कल भी कहा था जो आपके कमेंट होंगे उसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। कई लोगों का क्वेश्चन है, उसका अलग से वीडियो बना करके मैं आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का निवारण जल्द ही कर दूंगा। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। जिनको भी अगर कोई डाउट होता है या जो भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है, ठीक है, तो या आपकी मैथ जो है बिल्कुल बहुत ही वीक है, तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्च अप्रैल में जो नया सर बैच जो है लॉन्च करेंगे तो उसमें आपको बखूबी अच्छे तरह से बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से आपको उठाया जाएगा। यानी आप अगर जोड़ घटाना भी नहीं जानते हैं या कुछ भी नहीं जानते हैं, मल्टीप्लाई भी करना ठीक से नहीं कर पाते हैं जल्दी, यानी क्विकली हमको मल्टीप्लाई कैसे करना है, भाग कैसे देना है, तो वो सभी तरीके जो है आपको सिखाया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर हैं। आपको हर एक चीज़ जो है बताई जाएगी। ठीक है। और आप सभी कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट जो जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, तो कमेंट में अगर अच्छी बातें लिखी होती हैं तो मुझे भी जो है एक मोटिवेशनल टाइप का जो है मिलता है, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं और अच्छा करूँ आपके लिए। ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और दूसरी बात, आप शेयर बहुत कम करते हैं, दूसरे लोगों को शेयर भी किया करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है। 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप दूसरे को ज़रूर जो है शेयर करें। 10 सेकंड से कम ही वक्त लगेगा, आप दूसरे को ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है। ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये आपका 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। 2021, तो यूपीसीएससी 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। और इस प्रश्न को अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 3, 32 और 19 नहीं है, यहाँ पे है 3 पर घात 2019। कितना है? 3 पे पावर 2019 ये पावर है। ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो कह रहा है कि अगर 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 2021 में प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 3 पे पावर 2019। ठीक है। कह रहा है कि अगर हम इसको 10 से अगर हम भाग दें तो हमारा शेषफल क्या आएगा। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, देखो, जब अगर विषम दिखे, ठीक है, क्योंकि इसको आप जो है परफेक्ट पावर के रूप में नहीं बना पाओगे, तो आप क्या करो कि जो 3 पे पावर 29 है इसको आप लिख लो 2018। ठीक है। और 1 लिख लो 3 पे पावर 1। ठीक है। गुणा करते समय घात क्या होते हैं? जुड़ते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इनका दोनों का अगर बेस सेम हो, गुणा करेंगे तो घात क्या होगा? जुड़ जाएगा। यानी 2018 और 1 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। हमने इसको इसलिए कर लिया ताकि हम इसको स्क्वायर बना सकें। क्या बना सके? स्क्वायर। स्क्वायर तभी बनेगा जब वहाँ पर सम संख्या होगी। जैसे कि 2018 कैसी संख्या हो गई? सम संख्या। अब हम इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और 2000 स्क्वायर लिखेंगे तो मतलब ये आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1009। कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। और इंटू 3 है तो 3 आपने लिख दिया। किससे भाग देना है? 10 से भाग देना है। बटे में हमने 10 लिख दिया। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने इसको इस तरह से कुछ लिखा हुआ है।
ठीक है। अब 2 का घात में अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 2018 जो ऊपर लिखा हुआ है। अब 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 पे घात कितना है, 1009 है, और मल्टीप्लाई बाई 3/10। हम 10 से भाग देंगे 9 में, तो ध्यान में रखें इधर 9 में अगर हम 10 से भाग दें, ठीक है, तो जो अगर हम कहें कि शेषफल, यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें आपको बताई थी। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव, यानी इसका शेषफल -1 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन शेषफल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम 10 में से वही 1 घटा देते हैं तो क्या होता है, 9, या शेषफल 9 ही है, आप ऐसे ही समझें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो शेषफल होगा, अगर हम 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा -1। क्या आएगा भाई, -1 आएगा। 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, -1, लेकिन उस पर घात कितना है, घात है 1009, और 3 से क्या है, मल्टीप्लाई है। बात आप मेरी समझ पा रहे हैं। ये 10 से भाग देने पर ये हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। अब -1 है, ठीक है, -1 पर घात अगर सम होगा, -1 पर घात सम संख्या होती है तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो +1 आएगी। क्या आएगी, +1 आएगी। अगर -1 पे घात अगर कोई विषम संख्या दिया है तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, -1 आएगी। यहाँ पर 1009 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, -1। तो रिमाइंडर में जो आएगा वह -1 इंटू क्या हो जाएगा, 3, यानी इस पूरे की वैल्यू -1 हो गई, इंटू क्या हो गया, 3, यानी क्या आ गया, -3। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर हमेशा जो शेषफल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप जिससे भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे, आप 10 से भाग दे रहे थे, तो 10 से इसमें 3 क्या करोगे, आप घटा दोगे। मैंने पिछले वीडियो में इसको बखूबी अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो भाग हम देते हैं, अगर ज़्यादा चला जाए तो जितना ज़्यादा चला जाए उतना माइनस में आप लिख लीजिए, ठीक है। उस मल्टीप्लाई है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन आपका 2021 में आया हुआ है, CSC 2021 का यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि संख्या 3 7 9 8 1 2 5 6 9 5 P 3 6 9 7 से विभाज्य है तो P का मान बताइए। P का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहले संख्या लिख लेते हैं, क्या है, 3 7 9 8 1 2 5 P, ठीक है। P थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर इसका, ताकि आपको समझ में आए कि इसी की वैल्यू पूछी जा रही है, P, ठीक है। और फिर दिया है 3 6 9, ये संख्या दी है। कह रहा है कि इसको किससे भाग दिया जाता है, 7 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर P का मान पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि ये विभाज्य है, यानी 7 से पूर्णतः कट जाता है। अगर 7 से ये कट जाता है तो P का मान बताइए। तो इसमें आप करोगे क्या, सबसे पहला काम आप यहाँ पर पेयर बनाओगे 3 3 का, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और ये 4 पेयर, ठीक है। और इनको एकांतर क्रम में आपस में क्या करोगे, जोड़ोगे। तो इसको और इसको और ये वाला पॉइंट आपको ऐड करना है, ठीक है। और इस वाला, ठीक है, 3 3 वाले पेयर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है। ये वाला 3 पेयर, ठीक है, ये वाला 3 पेयर, 2 5 P और ये 9 8 1 इतना, ठीक है, अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने 3 को अलग अलग 3 3 के अलग कर लिया, ठीक है। तो एकांतर क्रम वाले आप जोड़ेंगे और एकांतर क्रम वाले आपको घटा देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एकांतर क्रम मतलब पहला और ये तीसरा, इनको आपको जोड़ना है। तो 3 6 9 और 9 8 1 इनको आप ऐड कर लीजिए। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 6 14 और 1 हो गया 15, 9 3 12 और 13, यानी कितना आ गया, 1350 आ गया, ठीक है। अब बाकी जो अलग हैं, जैसे ये 37 है और ये 25P है, ठीक है। अच्छा,
अब इनको भी जोड़ना है, लेकिन अब इनको कैसे आप जोड़ोगे? 37 + 25p, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो 25p है इसको ऐसे आप लिख सकते हो, 25p को भाई p इकाई वाले स्थान पे है तो +p है, ये दहाई वाले स्थान पे है तो ये कितना है? 50 है कि नहीं है? और ये जो है आपका दहाई के सैकड़े के स्थान पे है, 200 है कि नहीं है? तो अगर मैं ऐसे लिख सकूं कि 200 + 50 और +p, और अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएंगे। बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी हमने इसको लिखा, क्या लिखा कि 37 + 250 और +p हमने कर लिया। इतनी बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, इसी p की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 37 और 250 यहाँ पर ऐड कर लो, तो ये ऐड कर लिया, तो ये ऐड करने पर आ गया। ठीक है, इसको और इसको ऐड करना है, तो ये हो गया 7, 5 3 8 और ये हो गया आपका 2, यानी 287 और +p। ठीक है, अब इसी में क्या करना है? इसको घटाना है। जो ये वाला है पोर्शन और ये वाला पोर्शन है, इसको माइनस कर देना है, घटा देना है। ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम पिछले कॉन्सेप्ट में, हम 6 अंकों में हमने यही तो सीखा था कि पहले 3 अंक और दूसरे 3 अंक को घटा देना। अब अगर 3 अंक से ज़्यादा आ जाए, जैसे कि यहाँ पे कई नंबर्स हैं, तो इसमें एकांतर क्रम वाले को आपस में जोड़ करके और सम वाले यानी विषम वाले अंकों, ठीक है, विषम वाला जो 3 जोड़ा है और जो सम वाला 3 जोड़ा है, उनको जोड़ करके विषम वाले में से सम वाले को घटा लेना है या अंतर निकाल लेना है। ठीक है ना? तो हम इसमें क्या करें? 287 को हम क्या करें? घटा लेंगे। घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 7 निकल गया 3, 14 में से 8 निकल गया 6, और यहाँ पे हो गया आपका 2 में से 2 गए 0, यानी आ गया 1063। कितना आ गया? 1063। अच्छा, जब घटाएंगे तो इसका तो चिन्ह माइनस होगा, लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा? ये भी तो माइनस होगा, क्योंकि ये भी तो इसी के साथ है। जब घटाएंगे पूरी संख्या, इस वाली संख्या में से इस पूरी संख्या को घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा, यानी इसके पहले चिन्ह क्या लगेगा? माइनस। तो ये भी -p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -p हो जाएगा। अच्छा, अब 1063 है। अब अगर इसमें आप भाग दो 7 से, किससे भाग देना है? 7 से, कि 7 से यह पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। अब अगर 7 से भाग देंगे तो देखो भाई 1063 हम 7 से भाग दिए तो ये हो गया आपका 7 एकन्नम 7, 3 बचा 36 हो गया, 7 बचे 35, 1 बचा 13 आ गया, तो 13 आ गया। तो अब यहाँ पे ये कट जाना चाहिए था, तो यानी हम p का हम ऐसा कौन सा मान रख दें कि ये कट जाए। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए? 13। अब घटाएंगे ना तो 13 से ज़्यादा नहीं होगा, घटाने पर 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस 13 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी यहाँ पे कुछ ऐसा बचना चाहिए कि जो 7 से कट जाए। और 13 से कम कौन सी संख्या होगी जो 7 से कटेगी? तो आप कहोगे 7 ही तो होगी। कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे 7 होनी चाहिए। यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जो p का मान है वह कितना होगा? तो p का मान यहाँ पर 7 होगा। सॉरी, p का मान यहाँ पर हम कितना घटाएंगे? 7 नहीं, कितना घटाएंगे कि यहाँ पे 7 आ जाए? तो 13 में से 7 आप घटा लो, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी हम 6 अगर घटा लें तो यह बिल्कुल क्या हो जाता? कट जाता। बिल्कुल क्या हो जाता? कट जाता। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी वाला हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको बताने के चक्कर में इतना लंबा मुझे लिखना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप आसानी से विदिन कुछ जो है 20-25 सेकंड 30 सेकंड में आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये भी आपका CSC यानी UPSC CSC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, 2021 से लेकर के 2023 तक के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। तो कह रहा है कि 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है? तो 700 से कहाँ लेना है भाई? 1000 तक लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बड़े आराम से समझिए, सोचने की क्षमता आप जागृत करिए, क्योंकि तभी आप जो है UPSC CSC आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं लिखूं भाई
700 से 700, अगर मैं लिखूं 703, तो क्या इनके अंकों का योगफल, अंक मतलब जितने अंक हैं इसमें, कितने अंक हैं, 1 2 और ये 3, यानी 7 + 0 + 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10। यही कह रहा है कि जो भी संख्या लो उनके अंकों का योग कितना आए, 10 आए। तो एक तो हो गया 703 हो गया। अच्छा, अगली कौन सी संख्या होगी जिनका योग होगा, तो 700 में, अब 700 के टेबल में अब 704 आएगा, 705 आएगा, 706 आएगा, तो उन सभी को जोड़ोगे तो वो 10 से ऊपर आएंगे, 10 से क्या आएंगे, ऊपर आएंगे। अब हम लेंगे 712, 11 नहीं होगा क्योंकि 7 और 11, ठीक है, थोड़ा सा आप डेवलप करिए अपने माइंड को, ठीक है। 712 लिखेंगे तो इन अंकों को जोड़ेंगे तो 7 1 8 और 2 10, यानी इन अंकों को अगर आप जोड़ेंगे 7 1 + 8 और ये 2 कितना हो जाएगा, 10। अब बाकी कोई भी 713 714 715 716 जो भी लिखेंगे वह सभी संख्याएं इससे क्या हो जाएंगी, ओवर हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। बात आप मेरी समझ पा रहे हो। अच्छा, फिर अगर हम 21 वाले यानी 20 से अब आगे चलते हैं तो 720, यानी 720 अगर देखेंगे तो 720 जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो 720 नहीं होगा तो क्या होगा, 721 होगा। इनको भी आप जोड़ोगे तो 7 + 2 + 1 बराबर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक और आएगा 730, यानी 729 और 730, तो 730 और इसको जोड़ोगे तो आपको क्या आएगा, 10 आएगा। ये थोड़ा सा थिंकिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी थिंक है कि आप कितना सोच पाते हो। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताओ, 730 के बाद अगर हम जैसे ही 731 लिखेंगे तो जोड़ो, 7 और 3 क्या हो गया, 10 और 1 11। अब 731 732 733 740 745, अब जो भी जोड़ोगे कहाँ तक, 799 तक। कहाँ तक, 799 तक। वह सभी जो है 10 से क्या होंगे, बड़े होंगे। हमको योगफल कितना लेना है, 10 ही तो लेना है, यानी 730 के बाद जितने भी आप लिखोगे वह सब 10 से बड़े होंगे। कोई भी आप नंबर लेकर के चेक कर लीजिएगा इनके बीच में। इतनी बात समझ में आ गई। तो 4 संख्याएं तो ये हो गई 7 वाली। अच्छा, अब 800 वाले में कौन आएगा, अब 800 वाले में अगर देखें तो देखो भाई 800, तो 802 हो जाएगा। 802 को जीरो जोड़ोगे तो 8 + 0 + 2 बराबर क्या हो गया आपका, 10 हो गया। बात आप मेरी समझ पाए, ठीक है। एक संख्या तो ये हो गई। अच्छा, 811 भी होगा क्योंकि इनके अंकों को अगर आप जोड़ोगे तो 8 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ पा रहे हो। अच्छा, अब 811 के बाद अब 12 जैसे ही लिखोगे, 12 13 वो सब 10 से क्या हो जाएगा, उनके अंकों का योगफल 10 से क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। उनके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 10 से ओवर हो जाएगा। अच्छा, 800 कहाँ तक, ये 820 तक, ठीक है। 820 वाला भी 8 और 2 कितना होगा, 0 तो जुड़ेगा तो भाई 10 ही होगा, यानी 8 + 2 + 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी केवल यह 3 संख्याएं ही आएगी। अब कुछ भी आप लिखो, चाहे 821 लिखो, 22 लिखो, अब 821 से जितनी भी संख्याएं आप लिखोगे ना वह सब 10 से बड़ी होंगी। कोई भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कहाँ तक, 899 तक। कहाँ तक, 899 तक। यानी 800 में जो 899 तक जब आप लिखोगे वह सभी संख्याएं जो है 10 से बड़ी होंगी। कहाँ से, 821 के बाद से। क्लियर है ना। अच्छा, तो यहाँ तक आपको लेना है 899। अब आ जाओ 900 वाले में। 900 वाले में जैसे हम 900 वाले रेंज में आएंगे तो 901 अगर जोड़ें तो यह हो जाएगा आपका 9 + 0 + 1 बराबर 10, योगफल 10 हो गया। अगला कौन होगा, 910 होगा। 9 2 11 हो जाएगा तो 902 तो होगा नहीं, तो 9 + 1 + 0 बराबर 10। ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में डेवलप करना पड़ेगा। जब चीज़ों को आप बारीकी से सभी चीज़ें सीखते हैं ना तभी डेवलप होता है। ये एक तरह का प्रैक्टिस सेट होता है। यानी इस तरह से अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में ये जरूर क्लिक करेगा। तो इनका भी योगफल क्या हो गया, 10 हो गया, यानी ये भी हो गया। अच्छा, अब हम 911, अब जैसे 911 लिखेंगे, अब इसके बाद 911 से 999 तक या 1000 तक जैसे ही आप लिखोगे, 1000 तक, उन सभी का जो योगफल होगा वह 10 से क्या होगा, बड़ा होगा। 10 से क्या होगा, बड़ा होगा। 1000 वाला लेना नहीं है क्योंकि इनका योगफल 1 ही आएगा। 1000 में अगर जोड़ोगे
1000, क्योंकि 1000 तक है तो 1 + 0 + 0 + 0 बराबर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। हमको 1 नहीं लाना है, हमको क्या लाना है? 10 लाना है। तो बस केवल इतनी ही संख्याएं हैं जिनका योगफल 10 है। तो कौन कौन सी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यह भी आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि 3p + 4p + pp + pp rq2, जहां p q r भिन्न अंक है, डिफरेंट अंक है, यानी p q r के जो मान है वो अलग अलग अंक हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है कि सभी संभाव्य योगफलों का समांतर माध्य क्या होगा। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है जिनका जितने भी पॉसिबिलिटी है उन सभी योगफलों का समांतर माध्य आपसे पूछा गया है। तो पहले तो आप पता करिए कि वह कौन सी संख्या है। ठीक है, वह कौन सी संख्या है। ठीक है, इन सभी संभाव्य योगफलों का समांतर माध्य क्या है। तो योगफलों का जो समांतर माध्य आएगा वह क्या आएगा, यह पूछा जा रहा था। यानी ये जो दिया है इसी का योगफल जो आएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी उनका समांतर माध्य पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आइए इनका समांतर माध्य हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 3p + 4p + pp और +pp, इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने पर क्या आ रहा है? कह रहा है जोड़ने पर आ रहा है आपका rq2। ठीक है ना। ये तो अब यहाँ पे बड़े आराम से और ध्यान से समझिए, ये जो इकाई वाले सभी के स्थान है, ये जो इकाई वाले सभी के स्थान हैं, इनका योगफल क्या आ गया है? तो इनका योगफल जो है कह रहा है कि इकाई वाले स्थान पे क्या आ गया? 2 आ गया। अच्छा, सब p हैं, तो p अगर सब p हैं तो यहाँ पे कौन सा अंक रखा जाए? जैसे अगर हम 1 रखें, यानी p का मान हम क्या रख लें? 1 रख लें। p का मान 1 रखेंगे तो 4 बार जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आना चाहिए ना, यानी 1 नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हम p का मान 2 रखें तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी चारों जगह इन p के स्थान पे चारों जगह क्या रखेंगे? 2 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 तो है नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। अच्छा, p का मान अगर हम 3 रखें तो यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी 2 आ गया आपका। क्या आ गया? 2 आ गया आपका। ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? यानी हम p का मान हम 3 रख सकते हैं। p का मान आपको 1 मिल गया कि p की जगह क्या रखा जा सकता है? 3 रखा जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, p का मान तो 3 रखा जा सकता है। अच्छा, जब p का मान यहाँ पर 3 रखा जाएगा तो यहाँ पे भी तो वही रखोगे, p का मान 3। अच्छा, और हम क्या रख सकते हैं? पहले वो हम भी देख लें। अगर हम 4 रखेंगे तो 4 4 8, ठीक है, यानी अगर हम p का मान क्या रखें? p का मान अगर हम 4 रखें तो 4 4 8 4 12 और 4 16, यानी यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। नहीं हो सकता। अच्छा, 5 रखेंगे तो आप जानते हैं कि 5 चौक 20 आएगा, या तो 0 आएगा तो या तो 5 आएगा। तो 5 आपको चेक ही नहीं करना है। 6 वाले में हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो 5 और 6 आपको चेक नहीं करना, 7 आप चेक करिए। 7 को अगर 4 बार मतलब 4 बार जोड़ें तो 7 और 7 14, फिर 21 और 7 28, यानी लास्ट में क्या आएगा? 28 आएगा। यानी p का मान अगर आप 7 रखेंगे तो लास्ट में यहाँ 8 आएगा। ये भी नहीं हो सकता, हमको 2 लाना है। क्या लाना है? 2 लाना है। ठीक है, अगर हम p का मान 8 रखें, p का मान 8 रखें तो 8 और 8 16 और 24, 24 और 8 32, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32, यानी 2 आ गया। हमको 2 से ही मतलब है कि लास्ट में 2 आना चाहिए, यानी एक p का मान हम और क्या रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। ठीक है, अब एक अंक और आपको चेक करना, 9। तो 9 चेक करना है तो 9 9 18 27, 27 और 8 हो जाएगा 8 7 27 और 9 36 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो 6 तो है नहीं, यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 लाना है। तो मतलब p का मान हम 9 भी नहीं लिख सकते। तो p का मान केवल 2 ही रखा जा सकता है, या तो 3 आप रख लीजिए या तो 8 रख लीजिए, यही पॉसिबिलिटी है। अब हम चलो रख लेते हैं, इनका मान हम रख लेते हैं। तो p के जगह पे हमने क्या रख दिया? पहले हम p का मान रखेंगे 3, तो 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बताइए आप।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 33, ये हो जाएगा 33 ना, पी के जगह क्या रख दिया 3, जहां जहां पी दिखे वहां 3 रख देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया तो ये हो गया आपका 43, यहाँ पे हमने रख दिया 3 3 तो ये हो गया आपका 33 और नीचे भी हो गया 33, जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 12, एक हासिल हो गया तो 4, एक हासिल हमने इसे भी जोड़ दिया, 3 और 1 4, 4 8, 8 और 3 11, 11 3 14, यानी एक आ गया आपका 142। अच्छा, ये हमने क्या रखा जब p बराबर हमने 3 रखा तब। अच्छा, जब हम p बराबर 8 रखेंगे तब क्या आएगा, तो वह देखिए p के जगह आपको 8 रखना है, तो यहाँ पे हो गया 38, यहाँ पे हो गया आपका 48, यहाँ पे हो गया आपका 8 8 यानी 88 और यहाँ पे भी हो गया आपका 88, जोड़ लेते हैं तो ये हो गया आपका 8 चौक 32, 3 हो गया आपका हासिल, तो 3 इसी में आप जोड़ लीजिए, 3 और 3 कितना हो गया 6, 4 10, 10 8 18, 18 और 8 हो गया 26, यानी ये 2 संख्याएं होंगे। बस केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब इन्हीं का समांतर माध्य पूछा है तो दोनों को जोड़ करके क्या कर दो, आधा। समांतर माध्य क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके 2 से आप कर दोगे आधा। ठीक है, समांतर माध्य निकालने की 2 संख्या है तो जितनी संख्या है उतने से भाग देना है आपको, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 और 6 4 हो जाएगा आपका 10, 2 और 1 3 और 1 4/2, तो आंसर हमारा 2 से हमने भाग दे दिया, भाग देना तो सभी को आता ही है, तो 202, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 202, यानी हमारा आंसर यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को ये बातें समझ में आ गई है, तो बड़ी कॉन्सेप्चुअल है, बस आपको थिंकिंग, क्योंकि यह CSC CSAT का पेपर है तो थिंकिंग ज़्यादा करना होता है और अभ्यास करेंगे तभी आप थिंकिंग कर पाएंगे कि वहाँ पर क्या होना चाहिए। तो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन, कह रहा है कि PQ को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो RQQ आता है। PQR भिन्न अंक है और R बराबर और नॉट इक्वल टू 0, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान में रखें। ठीक है, R नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि R का मान आप शून्य नहीं ले सकते। ठीक है, तो पूछ रहा है कि P प्लस R इंटू Q का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाइए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि PQ का मल्टीप्लाई 3 से करने पर यह आ जाता है आपका मान RQQ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो Q है और यहाँ पर जो संख्या है, ठीक है, तीनों एक ही संख्या होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो अब यहाँ पर दिमाग में ये आता है कि यहाँ पे हम कौन सा अंक रखें, जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, तो होगा नहीं, बात आप समझ पा रहे हो। लेकिन अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 6 आएगा, गुणा करने पर 3 से, अगर यहाँ हम Q का मान 2 रखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ऐसी कौन सी संख्या है कि यहाँ पर रखने पर, तो हमने ये बताया, तो हम ऐसी संख्या कौन सी रख सकते हैं, या क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और वही संख्या आए भी, तो एक ही संख्या है, दिमाग में आप दौड़ाओ, कई बार इसके जिक्र किए हैं, 5। अगर हम Q का मान 5 रखें, यानी इस Q के प्लेस पर हमने क्या रख दिया 5, और मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो लास्ट में भी क्या आएगा 5 आएगा, एक हासिल हो जाएगा, 3 5 15 और एक हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन हम अब P के प्लेस पर हम कौन सा डिजिट रखें कि फिर यहाँ पे वही अंक आए, तो यहाँ पर आप 3 5 15, यानी यहाँ पर P के प्लेस पर आपको 8 रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 3 8 24, 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, और 25 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा कि नहीं। बात आप मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखो 3 5 15, एक हासिल, 3 8 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे देखो जो यहाँ है वही यहाँ दोनों पे है, वही तो यहाँ पे भी है, समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी यहाँ पे R का मान हो गया आपका 2, R के प्लेस पे क्या है 2 है, और Q के प्लेस पे क्या है 5 है। ठीक है, और P के प्लेस पर क्या है, P के प्लेस पर 8 है, हमने P का मान क्या रखा है 8 रखा है। बात आप समझ पा रहे हो। अब अगर समझ गए तो बस, अगर बस वैल्यू पूछा है, वैल्यू किसका पूछा है P प्लस R इंटू Q, तो P प्लस R, तो P और R को आप जोड़ लो, तो P और R को हमने जोड़ लिया तो 8 और 2 कितना हो जाएगा भाई 10, और Q से मल्टीप्लाई यानी 5 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 50, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 यानी 50। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी वाला हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन ड्यू टू द इनसफिशियंट डाटा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए,
यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 125 नहीं है, यहाँ पे 50 दिया हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 50 दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, यहाँ पे 50 था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में बातें आ गई, बहुत आसान क्वेश्चन था। कह रहा है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100, अच्छा यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है। तो अब आप जानते हैं कि अगर हम 20 अगर हम 5 बार जोड़ें, ठीक है, तो 100 तो हो जाएगा, लेकिन अब इसका मतलब यह है कि इससे कुछ कम ही संख्या होगी। तो चलिए एक संख्या हम लेते हैं पहले, 17, 18, 19, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं इसको, ठीक है, 17, 18, 19, 20 और 21, ठीक है, ये हमने संख्या लिया। तो यहाँ पे 19 और ये जो है, ठीक है, देखो 19 और 21 अगर आप जोड़ोगे, 19 और 21 को जोड़ोगे तो ये 40 हो जाएगा, और 40 और 20 60 हो जाएगा, 8 7 15, मतलब 100 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। एक और हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 17 हम नहीं लेंगे, अब 18 ले रहे हैं, 18, 19, 20, 21 और 22, हमने ये 4 संख्याएं ली, 5 संख्याएं ली। 5 क्रमागत संख्या लेना है, 5 क्रम से, क्रमागत मतलब क्रम से, 18, 19, 20, 21, 22। अच्छा, 19 और 21 का योगफल हो गया 40, 18 और 22, ये 22 है यहाँ पे, 18 और 22 को जोड़ेंगे, इसका भी 40 हो जाएगा। तो 40 और 40 कितना हो गया, 80, और ये 20, 100, यानी इनका योगफल 100 हो गया, यानी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो 5 क्रमागत पूर्णांक ऐसे हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, अगर आप लगातार 18, 19, 20, 21, 22 यानी 5 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, ठीक है, 5 क्रमागत पूर्णांक को ले लेंगे तो इनका योगफल 100 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100, क्लियर है। तो ये तो पॉसिबल है, मतलब ये सही है। 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसी कोई संख्या है कि जो 3 क्रमागत धन पूर्णांक हो और उनका गुणनफल जो है उनके योगफल के बराबर हो सकता है। तो बिल्कुल 1 2 3 आप ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है। अगर 1 2 3 का गुणा करें, इनका गुणा करें तो 6 आएगा, 1 2 के 2 और 2 3 6, और इनको अगर हम जोड़ेंगे भी तो भी 6 आएगा, 2 और 1 3 और 3 3 6, मतलब 3 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल भी 6 आ रहा है, गुणनफल भी 6 आ रहा है। यही तो कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक आप लीजिए जिनका गुणनफल उनके योगफल के क्या हो, बराबर हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, यानी यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी हमारा आंसर पहुंच जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जब किसी निश्चित संख्या को 7 से गुणा किया जाता है, कोई निश्चित संख्या है 7 से हम गुणा करते हैं, तो गुणनफल में पूर्ण से केवल 1 का अंक समाविष्ट होता है, यानी उसमें केवल एक ही आता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर 6 बार 1 लिख दिया जाए, कितने टाइम, 6 टाइम, ठीक है, या 6, हाँ ठीक है, 6 टाइम अगर हम लिख दिया जाए तो ये संख्या जो है, यह संख्या किससे किससे विभाजित होगी, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा। तो फिलहाल तो हमको किससे चेक करना है, हमको तो 7 से चेक करना है। तो कितनी बार होनी चाहिए, 6 बार। पूछा क्या था आपसे, तो कह रहा है कि 7 से कह रहा है गुणा करने पर, तो 7 से अगर गुणा किया जाए, ठीक है, तो गुणा करने पर मतलब यह है कि 7 से हम किस में गुणा करें कि सब 1 1 आ जाए, और 1 1 आएगा तो ये 6 अंकों वाला ही होगा, और 6 अंकों वाला होगा तो यहाँ 5 अंक तो दिए हैं, हम 7 से गुणा करेंगे कहाँ पर यह आ जाए। तो इसका अगर गुणा करेंगे, ठीक है, तो देखो 7 3 21 और 7 1 का 7 और 2 9, यानी ये वाला नहीं होगा, ठीक है। बस केवल गुणा करके आपको चेक करना है कि सब में 1 1 आए ही आए। तो 7 3 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। तो 7 3 21 और 7 8 56, 56 और 2 58 हो जाएगा, सब में 1 1 आना चाहिए, नहीं होगा। इसमें 7 से अगर हम गुणा करें तो 7 3 21 और 7 7 49 और 2 51,
5 हासिल, 5 आपका हासिल हो गया। 7 8 56 और 5 61, 6 हासिल हो गया। और 7 5 35 और 6 41, 4 हासिल हो गया। और 6 का 6 और 6 पंचे 30 कहाँ हो गया, ठीक है। अच्छा 7 का गुणा, 7 5 35 और 6 41 हो गया। और 7 1 का 7 4 11, बिल्कुल सही है। तो इसका मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है, सब में 1 1 1 1 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। फिलहाल उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हमको बस ये चेक करना था कि सब में 1 1 आए। 7 का गुणा, ऐसी कौन सी संख्या है कि 7 का गुणा करें और सब 1 1 1 आए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 3 अंक की कितनी धन पूर्णांक संख्याएं हैं कि अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना, यानी अंकों का दोबारा यूज आपको नहीं करना है, इस प्रकार होंगे कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से विभाज्य हो। संख्या क्या हो, 5 से विभाज्य हो, ठीक है। तो 3 अंकों वाली कितनी धन पूर्णांक संख्याएं होंगी, 3 अंकों की कितनी धन पूर्णांक संख्याएं होंगी और विषम के साथ साथ लास्ट में 5 हो। तो हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की, 3 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। इसको मैं जब आपको क्रमचय संचय पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी विधिवत तरीके से इसको आप बताऊँ, बहुत आसान है। कह रहा है कि संख्या 5 से विभाज्य हो, तो 5 से वही कटेगा जिनके अंक में जितने, ठीक है। तो हमको जो मेरे पास डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा कह रहा है कि प्रत्येक अंक क्या हो, प्रत्येक अंक विषम हो। प्रत्येक अंक विषम हो तो सम वाले तो आप ले ही नहीं सकते। कौन कौन नहीं ले सकते, 0 को नहीं ले सकते, 2 को नहीं ले सकते, 4 को नहीं ले सकते, 6 को नहीं ले सकते, 8 को नहीं ले सकते, ये संख्याएं नहीं ले सकते। अब आप ले क्या सकते हो, तो 1 3 5 7 और 9, केवल यही संख्याएं आप ले सकते हो, ठीक है। यही संख्या केवल ले सकते हो। तो लेकिन ये भी कह रहा है कि प्रत्येक अंक विषम हो लेकिन वो 5 से कट भी जाए, तो इसका मतलब यह है कि लास्ट में 5 ही रहेगा। तो एक अंक तो फिक्स हो गया, इसके अंत में 5 रहेगा, तभी वह संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अंत में 5 होगा तभी वह 5 से क्या होगा, कटेगा। ये आप बेसिकली जानते हैं, 5 से वही कटता है जिसके अंत में 0 हो। तो 0 तो हम ले नहीं सकते, तो उसको तो स्किप कर दो। तो बचा क्या, केवल आपका केवल 5 बचा। यानी हम 3 अंकों की संख्या बना रहे हैं, तो ठीक है, ये आपका इकाई वाला अंक है, ये दहाई वाला है, ये सैकड़ा वाला है। जो हम 3 अंकों की संख्या हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर अंतिम में 5 को आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो ये तो फिक्स हो गया। बाकी मेरे पास कितने अंक बचे, तो मेरे पास अंक बचे, ठीक है, 5 तो चला गया, अब 1 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 9। मेरे पास अब अंक कितने हैं, 4 हैं। अच्छा अब अगर हम दहाई वाले पे अगर हम बात करें कि दहाई वाले पर इन 4 में से कितनी तरह से रख सकते हो, तो आप कहोगे कि हम 4 तरह से रख सकते हैं। चाहे हम 1 रखें यहाँ पे, चाहे 3 रखें, चाहे 7 रखें, चाहे 9 रखें, आएगा तो विषम ही है। बात आप मेरी समझ पा रहे हो, ठीक है। इनमें से कोई एक अंक रखेंगे। अच्छा कोई ना कोई एक तो रखा ही जाएगा दहाई वाले पे। जब रख देंगे, इसमें से कोई एक रख देंगे, तो अब अगले में से बचेंगे कितने, केवल 3, क्योंकि इनमें से कोई एक रखा जा चुका है दहाई वाले स्थान पे। तो अब इनमें से कोई एक 3 ही अंक बचेंगे, चाहे इनमें से कोई 3 बचे। तो अगले में हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, 3 तरह से। अब पूछे आ रहा है कि कितनी जो है संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो इन्हीं जो 4 और 3 तरह के, इन्हीं को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आंसर आ जाएगा आपका 4 तिहाई 12, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी वाला हमारा आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा विभाज्य से था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया था। अगला क्वेश्चन यह जो है क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ प्रश्न है। चले, एक व्यक्ति X कुछ कलमें 6 बच्चों में ABCDEF में बांटना चाहता है। यदि A को मिली कलमों की संख्या B को मिली कलमों की संख्या से 2 गुनी, संख्या से कितनी, 2 गुनी, यानी A को जो मिला है, ठीक है, वह दुगुना मिला है। B से क्या मिला है, B से दुगुना, ठीक है, B से दुगुना मिला है। अगर इसको 10 मिला है तो इसको 20 मिला है। बात आप समझ पा रहे, क्लियर है।
अच्छा कह रहा है कि अच्छा सी को मिली कलमों की संख्या की 3 गुनी किससे, ए से। अच्छा डी को मिली कलमों की संख्या की 4 गुनी और ई को मिली कलमों की संख्या की 5 गुनी तथा एफ को मिली कलमों की संख्या 6 गुनी हो सकती, 6 गुनी हो सकती है, नहीं 6 गुनी है, ठीक है 6 गुनी है, ठीक है हो सकती है नहीं। तो x को न्यूनतम कितने कलम खरीदने चाहिए कि हर एक को मिली कलमों की संख्या सम हो, संख्या कैसा हो, सम हो। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ये जो दुगुना तिगुना 4 गुना जो दिया है इन्हीं का ले लोगे आप एलसीएम। क्या कर लोगे, तो 2 गुनी, फिर कहा था 3 गुनी, फिर कहा था 4 गुनी, फिर कहा था 5 गुनी, फिर कहा था 6 गुनी, ठीक है। तो इन्हीं का आप ले लोगे एलसीएम। इनका जब आप एलसीएम, तो एलसीएम मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पर तो इनका एलसीएम निकालने पर टोटल आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम सभी को अगर पता होगा तो आप निकाल के बताइएगा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अच्छा 60 आ जाएगा। अब ये जो कलम लेते हैं, ये लोग जो कलम खरीदते हैं, यानी ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि जो ए के पास जो यानी यहाँ पर ए के पास जो है 60 कलम है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है बी से क्या था, मतलब दुगुना था, इसका मतलब बी को आधा मिलेगा। कितना मिलेगा, आधा, यानी 30। अच्छा सी को ए से कितना मिलेगा, 3 गुना, मतलब 3 गुना कम मिलेगा, 3 गुना कम मिलेगा मतलब 20 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, तो बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं। भाई कह रहा है कि ए जो है, ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या की 2 गुनी है, यानी ए को दुगुना मिलता है, बी को उसका आधा मिलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सी को ए का कितना मिलता है, 3 गुना, यानी सी से 3 गुना मिलता है ए को। लेकिन अगर हम सी को कहें कि ए से कितना है, तो तिहाई मिलता है, यानी अगर इसको 60 मिलता है तो इसको तिहाई, मतलब 60 का तिहाई कितना हो जाएगा, तिहाई का मतलब होता है 1/3, तिहाई का मतलब 1/3, तो 20 कलम मिलेगा। डी वाले को, डी वाला जो है ए से 4 गुना ज़्यादा है, मतलब सॉरी डी से 4 गुना ज़्यादा है। अब डी से अगर 4 गुना ज़्यादा है तो इसका मतलब ये 4 गुना कम है, तो 4 गुना कम करोगे तो 60 का 4 गुना कम करोगे तो ये आ जाएगा 15। अच्छा अब यहाँ पे ये पकड़ में आ गया। पकड़ में क्या आ गया कि जिन सबको कलम मिली थी वह सम संख्या में है। तो 15 तो सम संख्या तो है नहीं, क्योंकि डी को मिला 15 कलम और 15 एक विषम संख्या, यानी ये नहीं हो सकता। बात आप समझ पा रहे हो। अब हम क्या करेंगे, इसी का कर लेंगे डबल। डबल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120। 120 अब इसी ये हो जाएगा 120 का आधा, ये हो जाएगा 120 का तिहाई, का मतलब हो गया भाई 4 तिहाई 12 यानी 40, और ठीक है तिहाई, और ये हो जाएगा आपका 4 गुना कम, तो इसका 4 गुना कम हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसका 5 गुना कम हो जाएगा, तो 5 गुना जो कम होगा तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी हो जाएगा 24, ठीक है। और इसका 6 गुना कम, लास्ट वाले का कितना था, 6 गुना था, तो 6 गुना कम कर दो इसका, तो 6 गुना कम करोगे तो ये आ जाएगा 20। अब पहले चेक कर लो जो पेनों की संख्या आई है सब विषम है, सब सम है कि नहीं, तो ये भी सम है, 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 ठीक है। तो सभी को आपको जोड़ देना है, तो जोड़ दें तो लास्ट में तो 4 आ जाएगा भाई, लास्ट में 4 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बस ये 294। आप देख रहे हैं कि इनको जोड़ेंगे तो 294 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 294। केवल हम लास्ट वाला डिजिट देख करके यहाँ पे हम आंसर टिक कर दिए 294। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, सोचिएगा एक बार फिर से और इसको करिएगा। तो पहले एलसीएम लेना है, 60 आ गया, जितना 6 गुना 3 गुना 4 गुना जिसका जिसका कह रहा था एलसीएम लीजिएगा, और फिर उसी से जितना कह रहा है कि दुगुना है तो उसका आधा करिएगा, 3 गुना है तो तिहाई कर दीजिएगा, 4 गुना है तो चौथाई कर दीजिएगा, 5 गुना है तो उसका 1/5 कर दीजिएगा, 6 गुना है तो उसका 1/6 गुना कर दीजिएगा। और इस तरह से देखिएगा जो पेनों की संख्या है वह विषम में ना आए, सम में आए। सबको सम में संख्या मिला है पेनों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह भी। किसी पहचान पत्र की संख्या ABCDEFG किंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, जहां हर वर्ण किसी भिन्न अंक केवल 1 2 4 5 7 8 को निरूपित करता है। यह संभव
यह संख्या 9 से विभाज्य है। यानी जो भी आप ABCD के क्रम में जो भी आप ABCD लिखेंगे, ठीक है, अंकों को लिखेंगे, वो 9 से कट जाना चाहिए। ठीक है, चलो 9 से कट जाना चाहिए। अच्छा, तो पहले आप यह चेक कर लें यहाँ पर इनका 9 से कौन संख्या कटती है जिनका योगफल 9 से कट जाए। तो यहाँ पे जो अंक हैं कौन कौन है, ये अंक हैं आपके 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 और +9। ठीक है, तो हमने तरीका आपको बताया है कि आपको कैसे चेक करना है कि 9 से, तो 9 से 9 काट दो, 8 और 1 9 काट दो, 7 और 2 9 काट दो, 5 4 9 काट दो, सब कट गया, मतलब 9 से ये विभाज्य है। इसमें कोई चेक करने की आपको अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 9 से तो ये कट जाएगा। अच्छा, कह रहा है अब दाहिने से पहला अंक मिटाने पर परिणाम संख्या 6 से विभाज्य है। परिणामी संख्या 6 से विभाज्य है। तो दाहिने से अगर हम पहला अंक मिटा दें तो वह 6 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। ठीक है, किससे कट जाएगा, 6 से, और 6 से वही कटेगा जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। यानी हम कोई ऐसी संख्या यहाँ पर हटाएंगे जो 6, 2 और 3 दोनों से कट जाए, तभी वह 6 से कटेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसका मतलब लास्ट वाला डिजिट 9 होगा। कैसे हम समझ गए कि 9 होगा, क्योंकि अगर 9 को हटाएंगे, 9 को अगर हम इसमें से कोई दूसरी संख्या हटाएंगे, ठीक है, तो उनका योगफल 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। क्यों, ठीक है, जैसे अगर हम 9 के अलावा कोई भी अलग संख्या हटा दीजिए, चाहे 1 हटा दीजिए, चाहे 2 हटा, चाहे 4 हटा दीजिए, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 8 की कोई भी संख्या अगर हटा देंगे तो वह 3 से फिर नहीं कटेगी। 9 को हटाएंगे तभी 3 से कटेगी। और चेक कर लीजिएगा, 9 को हटा दो, बाकी सबको जोड़ लो, और वह 3 से अगर कट जाएगा तो इसका मतलब वह विभाज्य है। और 2 से तभी कटेगा जब लास्ट में या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो फिर 8 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज दैट 8 रख लेते हैं, मान करके 8 हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, चलो 8 हमने रख लिया, क्लियर है। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है 6 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाहिने से 2 अंकों को मिटाया जाए तो परिणामी संख्या 5 से कट जाता है। तो 5 से वही कटता है जिसके लास्ट में 0 हो। ठीक है, अब 2 अंकों को हटाया जाए तो 2 अंकों को मतलब इन अंकों को जो हमने लिया है लास्ट में, अब इन 2 अंकों को हटाया जाए तो वह 5 से कट जाएगा। अब 5 से तभी कटेगा जिसके लास्ट में 5 हो। यानी इसका मतलब यह है कि तीसरे में 5 होना चाहिए, क्योंकि 0 तो इसमें ऑप्शन 0 में तो यहाँ पे है नहीं। तो हम यहाँ पे संख्या कौन सी रखेंगे, 5। 5 से कटेगा, 5 से तभी कटेगा जब लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। यानी तीसरी संख्या फिक्स है कि 5 है। यानी पहली संख्या यहाँ पर और ये तीसरी संख्या फिक्स है कि ये यहाँ पे यही रहेंगे। इनके अलावा कोई दूसरा डिजिट अगर आप रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चले, यहाँ तक तो समझ में आता है। मूल संख्या के दाहिने से 3 अंकों को मिटाने पर, अब ये 3 अंक अगर हटा दिए जाएं, यानी 5, 8, 9, इन लास्ट के 3 अंक अगर हटा दिए जाएं तो परिणामी संख्या 4 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। तो कह रहा है कि परिणामी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से तभी विभाज्य होगा जब अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से कट जाए। ठीक है, तो अगर मैं अंतिम 2 अंक अगर 1 और 2 रख लूँ, क्या रख लूँ, यहाँ पर 1 रख लिया, यहाँ पर 2 रख दिया, तो 4 से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो आप कहोगे ये 4 से तो विभाजित हो जाएगा। चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गए। हमने बाकी और भी रख सकते हो आप, यहाँ पे 72 भी रख सकते हो, है ना, 72 भी रखोगे तब भी कट जाएगा। ठीक है, और कौन सा डिजिट आप रख सकते हो, आप 24 भी रख सकते हो, 2 और 4 भी रख सकते हो। पहले आप देखते हैं और क्या बनता है। चले आगे, मूल संख्या के दाहिने से 4 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या 3 से विभाज्य है। अब अगर हम 3 डिजिट हटा लें, 4 डिजिट, ठीक है, कितने डिजिट, 4 अंकों को हटाने पर अब वह 3 से कट रहा है। तो 4 डिजिट यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हटाएं तो वह 3 से कट रहा है। तो अब बचा क्या आपका, 1 बचा। ठीक है, ये 4 डिजिट निकल गए, 1 बचा, 7 बचा। ठीक है, 1 बचा, 7 बचा, 4 बचा। ठीक है, और ठीक है, ये बचे। तो 7 और 4 11 और 1 12, बिल्कुल कट जाएगा। यानी ठीक है, यानी आप यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये तो ठीक है, कट जाएगा, है ना, क्योंकि यही 3 शेष बच रहे हैं, यही 3 शेष इधर वाले बचेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे है ही, 4 अंक यहाँ से यहाँ तक हटा दिया तो एक ये हो गया, बाकी 7 और 4 यहीं कहीं लिखे होंगे। ठीक है, मान लो हमने लिख दिया 7 और 4, लेकिन एक बार और पहले पढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, 3 से विभाजन, मूल संख्या के दाहिने से 5 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या 2 से विभाज्य है। 5 अंकों को अगर यहाँ से यहाँ तक हटा लिया जाए तो ये बिल्कुल 2 से कट रहा है, 74 2 से कट ही जाएगा, तो सही है। यानी यह संख्या हो गई आपकी 7 4 1 2 5 8 9, ये संख्या हो गई। ठीक है, अब पूछ रहा है कि संख्या के बीचों बीच तीनों अंकों का योग संभव है। तो आओ, बीचों बीच संख्या का अंकों का योग, यानी बीचों बीच जो 3 अंक है, तो ये बीचों बीच 3 अंक है, 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, तो 1 + 2 + 5, यानी ये हो जाएगा आपका 8। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8, बिल्कुल यहाँ पे 8 करेक्ट आंसर है, तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या और हम कोई संख्या बना सकते हैं इसके अलावा? और भी चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा 72 अगर रखूँ, तो 72 अगर रखूँ तो ये हो जाएगा आपका 1 इधर हो जाएगा, तो 1 4 7 2 5 8 9। ठीक है, हमने ये रख दिया, ये भी बिल्कुल फॉलो करेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर इनके बीच के जो बीचों बीच जो 3 अंक हैं, तो 7 और 2 9 5 14, यानी इनके अंकों का योग 14 आएगा। ऑप्शन में कहीं 14 नहीं है, 9 है 12 है 11 है 8 है, तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा। केवल 2 ही संख्याएं बनेगी, या तो ये वाली संख्या बनेगी या तो ये, लेकिन इनमें जो बीच वाली संख्या का योग है वो 14 आएगा और इसमें 8 आएगा। तो हमको वो जो चाहिए वो हमारा ये वाला आंसर, यानी यही संभव मान हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत थिंकिंग करना है, बहुत सोचना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करनी है। चलिए, 1 से 9 3 पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक हैं। दूसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की दुगनी है और तीसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की 3 गुनी है। किसी अंक को 2 बार रखने की अनुमति नहीं है। यदि 4 अंकों 2 3 7 9, यहाँ पे 4 अंक ले लेते हैं, 2 3 7 और 9, कह रहा है कि केवल 3 अंकों को पहली पंक्ति में रखा जाए। तो यहाँ पे हम पहले पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक पंक्ति बना लिया, पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी और ये तीसरी पंक्ति। ठीक है, और यहाँ पर 3-3 डिजिट आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करने हैं कि ये हो गई पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये हो गई तीसरी पंक्ति। ठीक है, हमको ऐसे डिजिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं पहली पंक्ति में। तो पहली पंक्ति में से केवल इसी में से आपको अंक लेना, इन्हीं 4 अंकों में से कोई एक। तो हम मान लो हमने ले लिया, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 237, यानी यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 7 रखा। तो अगर हम फिर कह रहा है कि दूसरी में क्या होगा, पहली का दुगना होगा, दुगना होगा, पहली पंक्ति का दुगना, तो इसका दुगना अगर हम करेंगे तो दुगना कितना हो जाएगा भाई, 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6 और 1 हो जाएगा 7 और 2 दूनी 4। तो ध्यान में रखना है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो यहाँ पे रिपीट हो गया, 4 2 बार आ गया, मतलब हम 273 तो नहीं लिख सकते। ठीक है, 237 तो नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, 237 नहीं लिखा जा सकता, तो क्या इसके प्लेस पे अगर हम यहाँ 7 रख दें और यहाँ पे 3 रख दें, 273, तो फिर अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते हो जाएगा 14 और 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी ये हो सकता है 5 4 6 अलग अलग डिजिट है, यानी 5 4 6 दुगुना है। ठीक है, पहली पंक्ति में जो भी आएगा उसका डबल होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति जो है पहली वाली पंक्ति से 3 गुना है, यानी इसमें कितने का गुणा करना है, 3 का, पहले वाले में जो डिजिट है। तो 273 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 सत्ते 21 ये हो गया, और 3 दूनी 6 और 1 7, सब डिफरेंट, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी हो जाएगा 819। सब डिफरेंट डिजिट है, कहीं भी नहीं, यानी एक संख्या तो आपको मिल गई 273। ठीक है, तो एक संख्या तो हमको मिल गई 273।
ठीक है, यानी पहली पंक्ति में ये लिया जा सकता है और सभी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर वैल्यू होंगे। चलो इतना तो क्लियर है। अच्छा, इतना अगर आपको क्लियर है तो अब आए और कोई संख्या हो सकती है। तो 2 3 7 अगर हम मान लो 2 7 9 ले लें, 2 7 9, ठीक है, तो 2 7 अगर 9 लें तो 3 गुना अगर हम करेंगे इसका तो 3, ठीक है, दुगुना अगर हम करें तो पहले दुगुना पहले चेक कर लो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2 9 18 और 2 7 14 और 1 हो गया आपका 15 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी रिपीट हो गया। रिपीट हो गया तो आपको नहीं लेना है, ठीक है, तो यहीं पे खत्म हो गया, यानी 279 आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, 297 अगर हम चेक करें तो ये भी अगर देख लो तो 2 7 हो जाएगा आपका 14, 2 9 18 और 1 19 और 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 5 9 4 हो सकता है 297। अच्छा, लेकिन 3 गुना भी पहले चेक कर लो कि अलग अलग होना चाहिए। 297 डिजिट सब अलग अलग होने चाहिए मल्टीप्लाई करने को। तो 3 7 21 तो 3 9 27 और 2 23 हो जाएगा, ठीक है, 3 9 27 और 2 23 हो गया और 3 दूनी 6 और 2 8, सब डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। यानी एक और बन सकता है, कौन सा, 297। 297 भी अगर आप रखोगे तो सब में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, कहीं भी जो है नहीं रिपीट है यहाँ पर, ठीक है। 9 अगर 9 एक बार किसी में भी आ गया तो दोबारा नहीं आना चाहिए, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। 27 ये भी नहीं होगा। चलो हटो, ये भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 300 वाले में हम चेक कर लेते हैं। 300 यहाँ पे 27 पहले कर लेते हैं। 327 2 से मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 तिहाई 6, कहीं भी रिपीट है तो 6 5 4 और 3 2 7, कहीं नहीं रिपीट है। चलो 327 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से भी 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 गुना, क्योंकि एक में 2 गुना एक में 3 गुना है, ठीक है। 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 तिहाई 9, बिल्कुल ये भी बनेगा, कहीं भी रिपीट नहीं है। 3 2 7 6 5 4 9 8 1, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा, यह भी बनेगा। यानी एक और बन गया 327, ठीक है, 327। बाकी और आप बनाओगे तो नहीं बनेगा यहाँ पे, बाकी और कोई डिजिट नहीं बनेगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है जिनका मतलब जिनको हम डिजिट में रखेंगे और वो सब डिफरेंट डिफरेंट जो है नंबर आएंगे, ठीक है। एक में दुगुना होगा, एक में 3 गुना होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलें, तो ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि 1840 के एक बिल को 50 रुपए, एक बिल को 50 रुपए, 50, 20 और 10 रुपए के मूल्य वर्ग में नोटों में भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर 50 नोट काम में आए, यानी 50 नोट दिए गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथन में हमको विचार करना है। कह रहा है कि 50 वाले जो है 25 नोट, यानी जो 50 वाले नोट हैं, ठीक है, 50 वाले जो नोट हैं वह 25 को दिए गए। तो 50 वाले अगर 25 नोट दिए गए तो कुल कितने रुपए हो गए? तो आप 50 का 25 में क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई। तो 25 पंचे 125, यानी 1250 रुपए हो गए। कितने हो गए? 1250 रुपए। और शेष कितने नोट काम में आए हैं? कुल 50 नोट आए, तो 25 नोट तो हो गए, बाकी कितने और नोट बचे? 25 और नोट बचे। तो अगर मैं इसी में 25 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 25 दूना कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। आप कहोगे 25 दूना 500। अब 500 को अगर 1250 में जोड़ दें, अब कुल 25 और 25, देखो यहाँ भी 25 नोट है, यहाँ भी 25 नोट है, टोटल 50 नोट हो गए हैं। तो 500 और प्लस 1250, ये अगर इनको जोड़ेंगे तो 12 और 5 कितने हो जाएंगे? 1750। है कितना आपका? 1840। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 25 नोट अगर इसमें काम में ला दिया गया तो 20 और 10 वाले नोट जब हम बांटेंगे, हमने केवल मैक्सिमम वाली वैल्यू, तो 10 और 20 में सबसे ज्यादा कौन है भाई? 20 ज्यादा है। तो 20 वाले को अगर हम 25 नोट ले लिए तब भी 1785 आया, मतलब कम आया। और 10 वाला लेते तो और भी कम आता। ये थोड़ा थिंकिंग करना है, सोचना है आपको। अच्छा, 20 वाले में कह रहा है कि 35 नोट, तो 35 इंटू 20 का मल्टीप्लाई, अगर 20 रुपए का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 700 रुपये।
अच्छा कितने नोट हो गए? 35। बचे कितने नोट? टोटल 50 हैं, 15 और नोट बचे। तो 15 को हम मान लेते हैं कि हम 15 वाला जो नोट है हम 50 ले लेते हैं। तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे 50 रुपए वाले नोट से, तो 15 पचे 75, यानी 750 हो जाएगा। 750 हो जाएगा, मतलब 700 और 750 कितना हो जाएगा भाई? 1450 है कितना आपका? 1840 है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। हमने केवल मैक्सिमम लिया है, 10 वाला नोट ही नहीं लिया है तब भी नहीं आया भाई। अगर हम 10 वाला भी अगर इंक्लूड करते, मान लो कुछ 50 के लेते, कुछ 10 के लेते, तब तो वैल्यू और भी क्या होती? कम आती। ये थिंक करिए, आप सोचिए। ठीक है, 20 वाला नोट यहाँ पर कह रहा है 10 वाला नोट 20 को लिया गया है, तो 20 इंटू 10 का नोट जो लिया है तो ये हो जाएगा आपका 200। हम सभी बाकी जो बचा है हम 50 का ही, हम 20 का नहीं लेते हैं, हम 50 का ही लेते हैं। तो और कितने नोट बचे भाई? 20 नोट लिए तो बचा 30 नोट। 30 इंटू 50 तो 5 कितना हो जाएगा? 1500 होगा। तो 1500 और 200 कितना हो जाएगा? 1700 होगा। आप कहोगे 1700 हो गया, तो यहाँ तो 1840 दिया है। इसका मतलब यह भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पर एक भी स्टेटमेंट नहीं सही है। ठीक है, तो कौन कौन से सही नहीं है? तो तीनों नहीं सही हैं, तीनों यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, थिंकिंग करना है, सोचना है और इस तरह से आपको जवाब यहाँ पर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न और दो कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि प्रश्न, क्या यक्ष पूर्णांक है? यक्ष बटे 3 कह रहा है पूर्णांक नहीं है। कह रहा है कि यक्ष बटे 3 पूर्णांक नहीं है। तो अगर यक्ष बटे 3 पूर्णांक नहीं है, जैसे हम मान लो यक्ष का मान हमने ले लिया, पूर्णांक नहीं है, यक्ष का मान हमने मान लो ले लिया 4/3, तो आप कहोगे कि हाँ ये पूर्णांक नहीं है, 4/3 एक जो है पूर्णांक नहीं है। तो क्या यक्ष पूर्णांक बनेगा? ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो क्या कथन एक कह रहा है कि यक्ष बटे 3 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, जैसे हमने मान लो 3 ले लिया और 3/3 कर दिया, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना भाई। हमने यक्ष का मान हम भाई कुछ भी ले सकते हैं, तो यक्ष का मान अगर हम 3 ले लें तो क्या आ जाएगा? पूर्णांक आ जाएगा। यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो जाएगा इस तरह से ये स्टेटमेंट। ठीक है, कथन 2 में कह रहा है कि 3 यक्ष पूर्णांक है। 3 यक्ष क्या है? एक पूर्णांक है। कह रहा है 3 यक्ष एक पूर्णांक है। अगर हम यक्ष के स्थान पे मान लो 1/4 का अगर गुणा कर दें, हमने यक्ष के प्लेस पे क्या रख दिया? 1/4 रख दिया। ठीक है, हम यक्ष का मान कुछ भी ले सकते हैं, हम 1/4 ले लिया मान, तो ये तो 3/4 आ जाएगा ना। और 3/4 जो है पूर्णांक नहीं है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये पूर्णांक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट दोनों ही नहीं सही है। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ये क्रम से इस तरह से कुछ डिजिट दिया हुआ है। कह रहा है कि 1261 से यह भाग देने पर योगफल क्या होगा? तो पहले 1261 पहले आप देख लो कि बार जिससे आप भाग दे रहे हो उसका फैक्टर क्या बनेगा। तो इसका फैक्टर अगर हम देखें 13 से भाग दें तो 13 9 117, 117 और यहाँ पे आपका बच गया 6 3 9 91, 13 7 91, यानी इसका जो फैक्टर बनेगा वह 13 इंटू 13 और इंटू 91 का गुणा करेंगे, यानी यह फैक्टर है 13 इंटू 91। ठीक है, 97, तो 97, ठीक है 97 है ये, तो 97 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 में तो ये आ जाएगा 1261। तो बस आपको चेक करना है कि इस संख्या में से कौन से 13 से कट रहा है, कौन से 97 से। तो 97 से 97 तो कट ही जाएगा, क्योंकि इस संख्या में 13 भी है और 97 है। तो 97 से 97 कट गया, 13 से कौन कट गया? 13 से 91 कट गया, यानी यह पूर्णतः कट गया। पूर्णतः कट गया तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी वाला हमारा आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दो धन पूर्णांक संख्याओं P और Q के बारे में जो इस प्रकार है कि P अभाज्य और Q भाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि P और Q का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो विषम संख्या हो सकती है। तो पहले तो आप ध्यान में रखें कि P क्या है? P एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अगर यह प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और Q जो है यह आपका एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। तो क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है? कोई एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। जब भी हो सकती है ध्यान में रखें, कैन भी जब भी शब्द है,
कैन बी, तो यानी ऐसा आपको कोई एक ऐसा ढूंढना है जो विषम हो जाए, ठीक है। तो हमने मान लो 3 लिया और भाज्य में हमने एक संख्या 9 लिया, 9 भाज्य संख्या है कि नहीं, तो 3 9 कितना हो जाएगा 27। 27 कैसी संख्या, विषम संख्या है। 27 कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 एक अभाज्य लिया, एक अभाज्य लिया, ठीक है, ये भाज्य और अभाज्य का गुणा किए, कह रहा है कि दोनों का गुणा कर दो तो वो विषम हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, एक संख्या तो हो ही सकती है। चलो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। अच्छा Q अपॉन, ठीक है, तो यहाँ पे Q अपॉन Q नहीं है, यहाँ पे P अपॉन Q है, ठीक है, क्या है P अपॉन Q है, ठीक है, P अपॉन Q है। तो अगर P क्या है, अभाज्य संख्या है, P कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और Q क्या है, ठीक है, Q जो है एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने एक अभाज्य संख्या P लिया, मान लो हमने कोई संख्या लिया, मान लो हमने लिया संख्या 11, ठीक है। कोई भाज्य संख्या एक हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है, हमको लगता है यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए P बाई Q अपॉन, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए Q अपॉन P, क्या होना चाहिए Q अपॉन P, ठीक है। कैसे, अब मान लो हम 3 यानी P का मान हम 3 ले लेते हैं, P का मान हम 3 ले लेते हैं और Q का मान हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं। तो 12 बटे अगर हम 3 रखें तो 3 चौक क्या हो जाएगा 12, हमको लाना क्या है, अभाज्य संख्या लाना है, ऐसी संख्या रखो जो अभाज्य आ जाए। तो जैसे हम मान लो 21 ले लिया और 21 ले लिया और 7 ले लिया, ठीक है, ये P का मान है, ये Q का मान है। अब अगर भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 यानी 3 आएगा, और 3 भी कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, यानी हो सकता है। तो यहाँ पे Q बाई P है, इसको नोट कर लीजिएगा, यानी ये अभी स्टेटमेंट सही है। P प्लस Q अभाज्य हो सकती है क्या, तो आओ ये भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमने मान लो 3 लिया और कोई हमने एक भाज्य संख्या लिया, मान लो 2 ले लिया, 2 लिया, 2 वाले से देखो कैसे बन जाएगा, 2 लिया और एक हमने भाज्य संख्या, 2 कैसी संख्या, अभाज्य है, मानते हो, 2 सबसे छोटी क्या है, समअभाज्य संख्या है, और 9 हमने एक संख्या भाज्य लिया, जोड़ दिया तो क्या आ गया, जोड़ना है दोनों को क्या करना, ऐड करना, जोड़ दिया तो क्या आ गया 11, 11 कैसी है, अभाज्य संख्या, तो हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, यानी 2 और 9 लोगे तो आपको 11 एक अभाज्य संख्या देगी, यानी यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं, तो यहाँ पर तीनों सही हैं, 1 2 3, यानी डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 15 दिया है, 15 से लेकर के मल्टीप्लाई 1 के रूप में, और 3 पे पावर यहाँ पे m है भाई, यहाँ पे 3 पे पावर m है, ठीक है, और इसी m की शायद वैल्यू पूछा जा रहा है, m का महत्तम मान क्या है ये पूछा जा रहा है, तो m की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और ये दिया है 3 पे पावर m इंटू n, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलें तो अच्छा, अब क्या इसमें 3 है, आप कहोगे हाँ, क्योंकि इसमें 3 और 5 का गुणा करोगे तो भी तो आएगा 15, तो मतलब एक 3 इसमें है, ठीक है, एक 3 यहाँ 12 वाले में आएगा, 3 चौक 12 होता है ना, तो एक 3 यहाँ पे आएगा, बात समझ में आ रही है। अच्छा 9 भी आएगा बीच में, तो इसमें कितने 3 होंगे, 2 3 होंगे। अच्छा एक 6 भी आएगा, इसमें भी एक 3 होगा, एक 3 तो यहाँ का यहाँ पर दिया ही है, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पे घात कुल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर इनको 3 के रूप में तोड़ा जाए तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर दिया है 3 पे पावर m, बाकी जो संख्या होंगी वो ऐसे लिखेंगे। तो m की जो मैक्सिमम वैल्यू है वह कितनी है, 6, यानी बी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंपेयर आप कर लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन। चले तो यहाँ पे कह रहा है कि 0xy, 0xy नहीं है, यहाँ पे है 0.xy, क्या है 0.xy, ठीक है, ये दिया गया है, ये मिसप्रिंट है 0.xy, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है।
कह रहा है कितनी संख्याएं हैं कि x और y भिन्न शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, शून्येतर का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जो होता है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक जो ये अंक होते हैं इन्हीं को नॉन जीरो यानी शून्येतर अंक कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कह रहा है कि ये शून्येतर है लेकिन कैसे हैं, भिन्न हैं, यानी x और y की जो भी डिजिट रखोगे, जो भी इसमें से अंक रखोगे, रिपीट नहीं करोगे। क्लियर है इतनी बात? और जीरो नहीं लेना है, ठीक है, x y के प्लेस पे जीरो नहीं लेना है। तो ऐसे कुल कितने जो है भिन्न संख्याएं बनाई, कितनी भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं? चलो, अगर हम x के जगह 1 रखें और इसके जगह क्या रख दें 2, ठीक है, 1 1 नहीं रख सकते क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते, तो 1 2, बात आप मेरी समझ पा रहे हो। 1 3 भी होगा, 1 4 से भी होगा, 1 5 भी होगा, 1 6 भी होगा, 1 7 भी होगा, 1 8 भी होगा, 1 9 भी होगा। समझ पा रहे हो? लेकिन 2 0 नहीं होगा क्योंकि शून्य नहीं लेना, 1 से 9 तक ही लेना है। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा भाई 2 1 आ जाएगा, 2 2 नहीं ले सकते, ठीक है, रिपीट नहीं लेना है। तो 2 3 लेना, 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9, 0 30 नहीं ले सकते क्योंकि 0 नहीं लेना है। फिर आ जाएगा आपका 31 32 33 नहीं ले सकते, रिपीट नहीं लेना है। 34, बात समझ में आ रही है, ठीक है, 35 36 37 38 और ये हो गया आपका 39, सब डिफरेंट डिजिट हैं। अच्छा, इस वाले में यहाँ से 12 से कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 2 वाले में कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ पा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 8 8 आएंगे, ठीक है, सब में 8 8 आएंगे। कहाँ तक आएंगे? ये 99 तक, क्योंकि 0.xy 2 ही तो अंक हैं इसमें और 2 अंक हैं, तो 99 तक मतलब 98 तक, ठीक है। 99 रिपीटेड वाला लेना नहीं है तो 98 तक आएगा, और 98 तक आएगा। 91 92 से शुरू करोगे तो ये भी आपका 8 ही आएगा। तो कितने आएंगे? तो यह टोटल जो है 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10, ठीक है। तो 10 में 8 का आप क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो ये टोटल इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी? ठीक है, 8 8। इस तरह से अगर देखें तो कहीं भी जो है रिपीटेड डिजिट नहीं है, ध्यान में रखना। भिन्न शून्येतर वाले अंक आने चाहिए, ठीक है। 8, फिर ये 8, यानी ये 9 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 9, ठीक है, 9 बार, सॉरी 10 बार नहीं आएंगे, 9 बार आएंगे, क्योंकि 1 वाला तो नहीं आएगा ना शुरू में, स्टार्टिंग में, है ना। कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। तो 9 से आप कर लोगे मल्टीप्लाई, तो 9 8 72, कितना हो जाएगा? 72। इसका आंसर हो जाएगा 72, ठीक है। 11 से शुरू हो रहा है ना, 1 2 3 4 वाले से शुरू नहीं हो रहा है, तो 11 से शुरू हो रहा है, तो 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। 85 87 89 91 95 96 100 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। 85 87 89 89 91 95 और 96, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि 100 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? 100 से। 100 से भाग दिया जाता है, और 100 से अगर भाग दिया जाए, ठीक है, तो अब आपको इसमें 2 जीरो हैं। 2 जीरो तभी आता है जब 2 5 हो और 2 ठो 2 हो। गुणा करोगे तो ये 100 आएगा। 5 5 25, दूना 50, दूना 100। यानी आपको इस वाली संख्या में ढूंढना है कि 2 5 है कि नहीं। तो आओ चेक करते हैं। तो यहाँ पे 5 है, कहोगे हाँ 17 25 85 होता है, तो यानी 1 5 यहाँ पे मिल गया। अच्छा, 1 5 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 95 वाले में 19 25 95 होता है, तो 1 5 आपको यहाँ पे मिल गया। तो 2 5 तो मिल गए, मल्टीप्लाई है तो 5 25 25 हो ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 32 × 3, 32 3 96, और 32 में कितने 2 हैं? 5 बार है। हमको तो 2 ही चाहिए, 5 थोड़ी चाहिए। तो 2 चाहिए, तो इसका मतलब 2 तो ले ही सकते हैं। तो 5 25, यानी ये पूर्णतः 100 से क्या है? विभाज्य है। तो हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा। पूर्णतः कट जाएगा तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इसके इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक आपसे पूछा जा रहा है, 2023 में आया हुआ
पुट अप क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, तो हमको सभी अंक से मतलब नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया, केवल लास्ट डिजिट आप देखिए। तो 2 पे घात, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105 और 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 945। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 945। अब 2 का आपको साइकिल पता होना चाहिए। 2 का साइकिल कितनी बार होता है? 4 बार होता है, मैंने आपको बताया है। तो अब इस संख्या को 4 से भाग दीजिए और शेषफल कितना बचता है वह देखिए। तो 945 को अगर हम 4 से भाग दें तो 4 दूनी 8 और 1 बचेगा 14, 4 तिहाई 12, 2 बचेगा 25, 4 छंग 24, एक शेषफल, केवल शेषफल चेक करना है या पूर्णतः कट जाए। तो शेषफल क्या बच गया? 1, यानी 2 पे घात 1 का मतलब 2 होता है, यानी हमारा जो इकाई का अंक हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वह ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं। इस प्रकार ए बी सी डी ई एफ भिन्न शून्येतर, शून्येतर मतलब नॉन जीरो डिजिट है, यानी ए बी सी डी ई एफ में से किसी का भी मान आप जीरो नहीं लोगे, ठीक है। तो ए बी सी और प्लस डी ई एफ बराबर 111, 111 नहीं है 1111 है, ठीक है। तो ए बी सी और प्लस डी ई एफ बराबर है 1111, ठीक है, 1111 है, ठीक है। तो अब आपको बस यहाँ पे थिंकिंग करनी है कि ऐसे हम कौन सी डिजिट रखें, ए बी सी और डी ई एफ, ऐसा हम जोड़ें कि 1 1 1 1 आए, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, जोड़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 6 रख दें और यहाँ पर 5 रख दें भाई, तभी तो 11 आएगा ना, 6 5 11। चलो तो यहाँ पे 6 और 5 रख दिया तो 1 हासिल हो जाएगा, 1 हासिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम कौन सा डिजिट रखें? तो मान लो हमने यहाँ पर रखा 8 और डिफरेंट डिजिट होने चाहिए, ठीक है। कह रहा है भिन्न शून्येतर अंक, 8 हमने यहाँ पे रखा तो 8 और यहाँ पे हम कितना रखें? 2। तो 8 और 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 और 1 हासिल 11 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो 11 यहाँ पे आ गया। अच्छा, फिर 1 हासिल आ जाएगा। अब 1 हासिल आ जाएगा तो यहाँ और यहाँ पे हम कौन सा डिजिट प्लेस करें? तो 7 यहाँ पे हम रख दें 7 और यहाँ पे रख दें 3, है ना। 7 और 3 10 और 1 हासिल 11, यानी ये बिल्कुल सही है। यानी 786 और 325 को अगर हम जोड़ दें तो 1111 आ जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ए बी सी, और ये हो गया आपका डी ई, और ये वाला डिजिट हो गया एफ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पूछा क्या है? पूछा है ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये है ए बी सी डी ई एफ, यानी सभी को जोड़ देना है। तो चलो आओ जोड़ दें। तो ये 7 + 8 + 6 प्लस जितने भी डिजिट आए हैं उन सभी को क्या करना है? जोड़ देना है, 2 5। तो 8 और 7 15, 6 21, 21 3 24, 24 2 26, 26 और 5 31, कितना आ जाएगा? 31, यानी हमारा आंसर डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तो सरल है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी में से, आवश्यक नहीं कि ये इसी क्रम में हो, 3 सम है, इनमें से 3 सम है और 2 क्या है? विषम है। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। 3 सम है और 3 विषम है और विचार करना है। तो आइए देखते हैं। तो पी क्यू आर एस, एक चीज़ तो आप जानते रहे, सम को जोड़ने पर सम ही आता है, ठीक है। 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर सम आता है, ठीक है। तो पी क्यू हम मान लेते हैं कि पी क्यू आर, ये तीनों जो हैं सम हैं। ये तीनों क्या हैं? तीनों जो बिलोंग करते हैं, ये तीनों बिलोंग करते हैं सम को। और सम का जो जोड़ होता है, सम का जो जोड़ होता है वह सम ही आता है। क्या आता है? सम आता है। मतलब पी क्यू आर एस इतना जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये दिया है P + Q + R - S - T, ये दिया हुआ है। तो इतना जो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा। समझ रहे हो? इतना क्या आएगा? सम आएगा। अच्छा, अगर माइनस है, माइनस लगा दो। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ S + T हो जाएगा। तो अगर हम इन तीनों को सम माने, क्योंकि 3 सम लेना है आपको और 2 विषम लेना है, तो इसका मतलब S और T जो आप लेंगे वह विषम होंगे। ये क्या होंगे? विषम होंगे।
अब विषम कोई तीन ले लो। अब विषम को हमेशा दो विषम का योग, जैसे आप मान लो 5 और 7 ले लो, कुछ भी विषम आप ले लो, उनका जोड़ हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। उनका जोड़ हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, तो दो विषम संख्याओं का जो जोड़ आएगा वह सदैव क्या आएगा, सम आएगा, सदैव सम आएगा। और फिर ये सम है, ये भी तो आपका सम है। सम और सम का यहाँ पे बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। अब माइनस है तो घटाना है, तो दो सम संख्याओं का माइनस यानी सब्ट्रैक्शन भी क्या आता है, सम ही आता है, निश्चित रूप से सम आता है। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कहीं भी गलती नहीं है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे 2p + q + 2r और -2s और t। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया p q r को हमने क्या लिया, सम लिया। तो p q r ये सम लिया, 2 से गुणा करने पर मतलब इनका जो भी सम आए जोड़ेंगे तो इनको सम ही आएगा, इनका तो योगफल सम ही आएगा। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आती है। फिर -2s है और +t है। ठीक है, 2 का अगर हम इसमें गुणा किए हैं तो यह भी संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। यानी हम इतना तो कह सकते हैं कि यह इतनी संख्या, इतनी पूरी संख्या तो सम ही होगी। यह आप बात मानते हैं कि p q r अगर हमने सम माना है तो ये तो सम ही होगा। और 2 में अगर किसी भी, चाहे वह सम का गुणा करो चाहे विषम का गुणा, 2 में किसी भी चीज का गुणा करोगे सम या विषम का गुणांकों में तो वह सम ही आएगा। इसका मतलब यह भी पूरा यहाँ से यहाँ तक कैसी संख्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। अब बचा क्या, t एक कैसी संख्या है, t एक विषम संख्या है। तो जब अगर आप सम में क्या जोड़ोगे, विषम जोड़ोगे, सम में क्या आप जोड़ोगे, विषम जोड़ोगे, तो निश्चित रूप भाई 1 2 है 1 3 है तो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। बात आप समझ पा रहे हो। अगर हमने पहले से ये मान लिया है तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा। तो निश्चित रूप से विषम संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम p q r अगर जैसे यहाँ क्रम में ना माने तो फिर यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने पहले वाले स्टेटमेंट में चूंकि मान लिए हैं तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कि अगर हम मान लो, लेकिन चेंज हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम दोनों को क्वेश्चन एक ही से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि ये इसी क्रम में है, पहले भी यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, तो हम क्रम चेंज करके भी एक मान लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर p r और s ये सम मान लेते हैं। अगर p r और s सम है, ठीक है, तो 2 से गुणा है तो ये सम ही आएगा। बचा क्या आपका q और प्लस, यानी इसको हल करने पर सदैव सम आएगा क्योंकि सब में 2 से मल्टीप्लाई है। अच्छा, q और t बचा, q + t ये दोनों ही क्या है, विषम है। अब विषम का योग क्या होगा, सम होगा। अब अगर सम होगा तो सम में से सम को जोड़ो चाहे घटाओ वो। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो केवल आंसर है वो केवल 1 है, ओनली 1 है। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम लेंगे वहां पर ये गलत हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, ए वाला इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। तो थिंकिंग करनी है आपको। एक कह रहा p एक अभाज्य है, c संख्या जो है भाज्य है, विचार कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि p + c बटे p - c क्या है, सम संख्या हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो आओ, तो हमने p कैसी संख्या है, अभाज्य। अभाज्य कोई भी संख्या ले लो, हमने मान लो 3 ले लिया, थोड़ी बड़ी संख्या ले लो कि काटने में आसान। हमने मान लो 11 ले लिया। ठीक है, अच्छा, प्लस c है, c कोई भाज्य संख्या ले लो, मान लो हम ले लेते हैं 4। ठीक है, या 4 नहीं लेते हैं, थोड़ा और डिफरेंट लेते हैं, 9 ले लेते हैं। हमने 9 ले लिया। अच्छा, बटे में तो वही लिखेंगे 11 - 9। अच्छा, ये 11 9 क्या हो गया, 20 हो गया। और ये हो गया 11 में से 9 घट गया तो 2 10 में 10। 10 कैसी संख्या है, सम है कि नहीं। और देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मतलब ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। अच्छा, 2p + c विषम हो सकता है। ठीक है, 2p + c विषम हो सकता है। तो 2 हमने बताया ना कि 2 का किसी में भी गुणा अगर आप करोगे, चाहे सम का चाहे विषम का चाहे कोई अभाज्य संख्या का। अब चूंकि अभाज्य है, ठीक है, तो हम मान लो अभाज्य संख्या में 3 ले लिया, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 कैसी संख्या है, सम आएगा। कोई भी अभाज्य संख्या रखोगे वो सम ही आएगा। और c कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है।
ठीक है, भाज्य संख्या मान लो 6 ही हम ले लिए, 6 भी तो एक भाज्य संख्या, तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो क्या विषम हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है? तो ये तो नहीं हो सकता भाई, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्लियर है? दूसरी वाली, अच्छा हो सकता है, पॉसिबिलिटी ढूंढी जा रही है ना, ये हो सकता है कि नहीं। और देख लेते हैं कि हमको बस चेक करना है कहीं आ जाए, कहीं विषम संख्या आ जाए। तो कोई और लेते हैं, 6 हम यहाँ पे 6 लिया, ठीक है। अब भाज्य संख्या हमने 21 ले लिया, 21 और 6 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, बिल्कुल है। 21 भाज्य संख्या, ध्यान में रखें 21 भाज्य संख्या है और यहाँ पे 3 हमने अभाज्य संख्या लिया है, ठीक है। यानी P के जगह 3 रखा है, C के जगह 21 रखा है, तो जोड़ इनका कितना आ गया 27 आ गया। और 27 कैसी संख्या, विषम संख्या, यानी हो सकता है, ये भी सही है। P इंटू सी विषम संख्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। P का मान आप 3 ले लो, P कैसी संख्या, अभाज्य, 3 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। C एक कोई C जो है भाज्य संख्या है, मान लो हमने भाज्य संख्या 9 ले लिया, गुणा कर दिया तो 9 त्रिक 27, 27 कैसी है, विषम है, तो विषम तो है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन सही है, डी वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड के मानों में किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों की संख्या, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ही है, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यह मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, नहीं अगर आपको पता तो जो है पिछले वीडियो में जाकर के इसका आप कॉन्सेप्ट जरूर देखें। चले 9 को 98 बार लिखकर n से, तो यहाँ पर 98 नहीं 99 बार, ठीक है 99 बार, 9 को 99 बार लिखकर, ठीक है 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, ठीक है, यह बताया था कि अगर 1 1 1 6 बार लिखा है, ठीक है 1 1 1 1 1 6 बार लिखा है, तो वह संख्या, ठीक है 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, ये मैंने आपको बताया था। बाकी ये और भी संख्याओं से कटेगा, लेकिन मैं केवल 7 11 13 की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसमें 9 से गुणा कर दें तो 9 9 9 9 9, तब भी यह संख्या 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा। कहोगे हाँ बिल्कुल कटेगा, यानी 6 अंकों वाली संख्या ये कटेगी। इतना तो आप समझते हैं, इतना क्लियर है। अच्छा 9 को कितनी बार लिखा गया, 99 बार लिखा गया। 9 को कितनी बार लिखा गया, 99 बार लिखा गया। कितनी बार लिखा गया, 99 बार लिखा गया। तो 99 बार तो हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे हमने केवल लिख दिया 99 बार। क्लियर है, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। अब अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो यहाँ से 6 अंक तक इतना तो आप कहोगे कि ये 13 से कट जाएगा, कि 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। तो हमको केवल 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 13 से कटेगा, फिर 6 अंक फिर रिपीट है, फिर ये 13 से इतना कट जाएगा, फिर अगला 6 अंक फिर क्या होगा 13 से कट जाएगा। ऐसी कुल कितनी बार कटेगा, कुल कितनी बार लिखा है, 99 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है, 99 बार लिखा है। और 6 वाले जोड़े ये कितनी बार बनेंगे, तो ये 16 बार बनेंगे। कितनी बार, 16 बार, क्योंकि 16 छक्का कितना हो जाएगा 96 बार। समझ में बात आ रही है, यानी 99 बार जो है 9 लिखा गया है, तो 96 बार तो कट जाएगा। 96 बार ये 6 के जोड़े बनेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, 96 बार बनेंगे। है कितना टोटल 99, तो 96 बार तो पूरी तरह से 13 से पूर्णतः क्या हो जाएंगे, विभाज्य हो जाएंगे। अब बचा कितना, 3 बार बचा, क्योंकि 99 बार है, 96 बार पूर्णतः कट गया। अब जो लास्ट में 3 बार बचा, लास्ट में जो 3 9 बचा, अब इसको भाग देना है आपको 13 से। तो 13 सते 91, मैं उस तरह से भाग देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी बिल्कुल हो। 13 को हमने भाग दिया 9 9 9 में, तो 13 सते 91, कितना बचा 8, और ये हो गया आपका 89, ठीक है। तो फिर 13 छक 78, 78 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 11, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बात आप मेरी समझ पाए, ठीक है। तो यह भी आपका जो है 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला, फिर कह रहा है कि 10 से 100 तक, 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का
योगफल क्या है, सभी अंकों का योगफल पूछा जा रहा है। योगफल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है, नंबर सिस्टम में। तो कह रहा है कि 10 से, मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ऐसे कहाँ तक, तो ऐसे लिखे जाने वाले पूर्णांकों में 100 तक, यानी 10 से 100 तक। अब कह रहा है कि ये जो पूर्णांक लिखे गए हैं सभी अंकों का योगफल, अंकों का योगफल करना है, 10 नहीं जोड़ लेना है आपको। क्या जोड़ना है, अंकों का योगफल। मतलब जैसे ये 10 है तो 1 + 0 यानी 1 आ गया, 1 + 1 यानी 2 आ गया, ये हो जाएगा आपका 1 + 2 यानी 3 आ गया। ऐसे जोड़ना है, ऐसे, यानी उनके अंकों का योगफल टोटल करना है। बात आप समझ में आ रही है। तो अब एक चीज बताओ, पहले यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर 1 से 100 तक में अगर हम बात करें, 1 से 100 तक में, तो 1 से 100 तक में आप ध्यान में रखेंगे, 1 से 100 तक में एक जो एक अंक है, एक ये जो अंक है यह कितनी बार आता है, तो 21 बार आता है। कितनी बार आता है, 21 बार। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सभी के सभी 20 बार आते हैं। ये सभी के सभी कितनी बार आते हैं, 20। एक 21 बार आता है, बाकी सब के सब जो है 20 बार आते हैं, ठीक है। तो 20 बार ये आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, 20 बार अगर ये आ रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन लिखा कहाँ से जा रहा है, आपको 10 से लिखा जा रहा है। अब 10 से लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 है, ठीक है, एक एक घट गए, तो एक एक घट गए क्योंकि 10 से लिखा जा रहा है। अब 10 से लिखा जा रहा है तो इसका मतलब हर, जैसे 2 है तो ये कितनी बार आएगा, 19 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 19 बार आएगा, ठीक है, हर 19 बार आएंगे, ठीक है। तो 19 बार आएंगे, 2 भी 19, तो 19 बार 2 आएगा, 19 बार 3 आएगा, 19 बार 4 आएगा, सब 19 बार अगर आएंगे तो यानी 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9। ये बात समझ में आ रही है कि 2 कितनी बार आया, 19 बार आया, 3 कितनी बार आया, 19 बार आया, ठीक है। सब 19 आएंगे तो 19 सब में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बाकी इन सबको जोड़ लो। अच्छा, अब ये जो एक वाला है, यह एक वाला कुल कितनी आया, तो ये 20 बार आया है। यह कितनी बार आया है, 20 बार आया है। क्यों, क्योंकि तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20, 7, 27, 27 और 8, 35, 35 और 9 ये हो जाएगा 44, यानी 19 × 44 + 20। 20 कौन, एक वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 19 चौक 76, 19 चौक 76, 76 और 7 हो जाएगा आपका 83 और +20, तो ये आ जाएगा आपका 856। कितना आ गया, 856, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। 2 कितनी बार होगा, 10 से लेकर के 100 तक में 19 बार, ठीक है, क्योंकि हम 1 से नहीं लिख रहे हैं, हम कहाँ से लिख रहे हैं, हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10 से स्टार्ट करेंगे तो एक एक बार सब में से घट जाएगा। तो 19 बार 2 आएगा, 19 बार 3 आएगा, 19 बार 4 आएगा, तो 19 हम ले लेंगे कॉमन और बाकी सबको 2, 3 से लेकर के 9 तक जो ये डिजिट आ रहे हैं उनको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर 19 से गुणा कर लेंगे और जो एक वाला अंक है वो 20 आएगा, वो 21 बार है तो एक ये भी घट जाएगा, 20 बार आ जाएगा। क्लियर है, तो 856 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने, उस समूह को चुनिए जो अन्य समूहों से भिन्न है, जो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 19, 37 ये सभी अभाज्य संख्या है, देख रहे हैं 17, 37, 47 अभाज्य संख्या है, यह भी आपका अभाज्य संख्या है। 71, 73, 79 ये भी अभाज्य संख्या है। 71, 73, यहाँ 79 नहीं है, यहाँ पे 91 दिया है, यहाँ पे 91 है, ठीक है। तो यहाँ पे 91 है और यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 91 दिया है बुक में, मतलब जो 2023 के एग्जाम में आया है, तो 2023 के एग्जाम में ये आया है और यह भी आपका जो है यहाँ पे 91 है और ये कट जाएगा, ठीक है। 91 अभाज्य नहीं है, 13 सते 91, 13 से ये डिविजिबिलिटी हो जाएगी, यह अभाज्य नहीं बल्कि यह भाज्य संख्या है, यानी यह किसी न किसी दूसरे नंबर से कट जाएगा, तो इसका मतलब यही हमारा डिफरेंट है, ठीक है। यही डी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये रहा आपके सामने। ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जिनसे 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता है? तो ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जिनको 1186 को विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है? 31 आता है। ठीक है, तो 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि ये जो 31 है, यह संख्या जो 1186 दिया है, यह किससे किससे जो है डिविजिबल है। पहले तो हम ये पता कर लें यह किससे किससे जो है कट जाएगा। ठीक है, तो 1186 ये जो दिया है, ठीक है, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा भाई 1186 आधा अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 9 18, 2 तिहाई 6, ये आ गया। अब ये हो गया 2 इंटू, ठीक है, 31 शेषफल बचता है ना, 31 शेष आता है। तो अगर 31 शेष बचता है तो अगर 31 अगर हम इसमें घटा दें, ऐसे नहीं करते हैं, इसको घटा लेते हैं पहले तब करते हैं। ठीक है, इसको हम घटा लेते हैं। तो 1186, 31 अगर बच रहा है तो अगर 31 हम घटा देते तो पूर्णतः क्या हो जाता, कट जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 में से 3 निकल गया, 5, 1155 आ गया। ठीक है, अब 1155 किससे किससे विभाजित है ये हमको चेक कर लेना है। ठीक है, तो 1155 अगर हम देखें 3 से कटेगा तो 3 5 5 10 और 10 और 2 5 5 10 और 2 12, मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा। ठीक है, 5 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 6 से कटेगा नहीं, 6 से तभी कटेगा जब लास्ट में 6 हो। 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 से अगर ये देखें तो 7 5 दूनी 10, 10 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 105, बिल्कुल 7 से भी कटेगा, 7 से भी कट गया, 8 से नहीं कटेगा। 8 से देखो जो सम संख्या होगी, सम संख्या होनी चाहिए तभी वो कटेगा किसी सम संख्या से, है ना। 8 9, 9 से आप चेक कर लो तो 9 से नहीं, 9 से ये विभाजित नहीं है। 11 से तो बिल्कुल कटेगा, 11 से कटेगा। ठीक है, और 12 13, ठीक है, तो अब ये जो कटेगा यह कटेगा 33 से, 11 तिया 33। ठीक है, 33 से कटेगा। बाकी यह संख्या, इसका कर लेते हैं फैक्टर तो आसान रहेगा करने में। तो 3 तिहाई 9 और ये हो गया 3 8 24, 3 5 15, फिर 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, नहीं 3 से अब ये नहीं कटेगा, सीधा अब ये 5 से कटेगा, तो 5 से काट दीजिए, तो 5 5 7 35 और ये हो जाएगा आपका 5 7 35, 3 38, 5 7 35, ये अब कटेगा सीधा 7 से, ये आ गया 11, फिर ये आ जाएगा 11 यानी 1, 3 5 7 11। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, फिर ये किससे कटेगा, तो ये कटेगा 5 तिहाई 15 से भी, 5 तिहाई 15 नहीं लेना हमको ऐसा लेना है जो 31 से, जो शेषफल क्या बचे 31, 31 तभी बच सकता है जब किसी संख्या बड़ी संख्या से भाग दें। छोटी, जैसे अगर मैं कहूँ कोई संख्या 15 से भाग दें, 15 से भाग देंगे तो क्या 31 शेषफल आएगा? कभी नहीं। शेषफल हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा कम रहता है। शेषफल ध्यान में रखें, शेषफल हमेशा जिससे भाग दिया जाता है उससे कम ही आता है। ठीक है, तो हम 31 से बड़ी संख्या लेंगे जिससे हम भाग दे रहे हैं और 31 शेषफल आए, तो 33 हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है, तो 3 7 21 नहीं, 5 ये हो गया 7 5 35, तो एक तो हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो गया, 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 77 और 11 तिया 33 हो गया। ठीक है, और कौन सी संख्या हो सकती है, तो 3 5 15 और 15 7 105 हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो 11 5 55 और 3 5 15 और 3 5 11 5 55, 3 5 15, 3 5 15 और ये हो गया 165, ये हो सकता है। ठीक है, 165 से भी कट सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो 11 7 77 और 3 से गुणा कर लो तो 3 7 21 और 3 7 21 और 2 23, इससे भी कट सकता है। ठीक है, 11 5 55 हो गया, 11 7 77 हो गया, ये भी हो गया।
चले अब अगर हम कर लें 5, 11 और 7, मतलब कि 11 तियाँ 33 और 7 से 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 2 23 हो गया, ये तो हो ही गया। ठीक है, और 11 पचे 55, 55 में 3 पचे 15, ये हो गया। ठीक है, अब इनका सभी में मल्टीप्लाई कर लो तो 77, ये एक गुणा करेंगे तो यानी कुल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 1 7 और एक और आएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई मतलब स्वयं वही संख्या, यानी टोटल जो संख्याएं होंगी, कह रहा है ना कि कितने धन पूर्णांक होंगे जिनसे विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 1155 से भाग देंगे तब भी आएगा 1, 1155 हो जाएगा, 1155। ठीक है, तो इतनी कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्याएं हैं, यानी सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2192, 2192 नहीं है यहाँ पे, 2 पर घात 192 है। ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, सभी 2023, ठीक है, 2023 से 2020 से 21 से लेकर के 21, 22, 23 का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, और सभी आपके यूपीएससी के ही क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर में जा करके आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। कह रहा है इसको 6 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है 2 पे घात 1, सॉरी यहाँ पे 912 मैंने लिख दिया, 192 है, यहाँ पे कितना है 192। ठीक है, 2 पे घात है 192। ठीक है, तो 2 पे घात है 192, भाग किससे देना है, तो भाग आपको देना है 6 से भाग देना है। अच्छा, 6 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 6 से अगर हम भाग दें तो शेषफल क्या होगा, शेषफल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2 को अगर हम लिख दें 4, ठीक है, 2 को कितना लिख दिया जाए 4, मतलब इसका अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और उस पर घात और लिख दें भाई आधा हो जाएगा, मतलब 2 9 18 और 2 6 12 यानी 96, 96 में और 2 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा आपका, और 6 से हम क्या करें भाग दें, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और उस पर घात कितना है 96 है। ठीक है, और 6 से हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं। ठीक है, 6 से भाग दे रहे हैं, तो अब अगर हम भाग दे रहे हैं इसमें, ठीक है, 6 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा -2, लेकिन अगर उस पर पावर सम है, पावर क्या है सम है, सम है तो इसका मतलब सम ही आएगा, सम है तो क्या आएगा सम आएगा। लेकिन अब ये चेक करना है कि 2 वाले कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं कि जो 2 वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर 4 है, अच्छा 4 है और 4 पे घात ये जो है 4 चौक 16, यानी इस पे जो आएगा सम है, तो सम है तो 4 चौक 16, यानी यहाँ पे जो संख्या आएगी, जो संख्या आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 2, यानी -2 लास्ट में रहेगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, यानी हमारा डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लें, यहाँ पे हमने 6 से भाग दिया 4 में तो क्या आएगा -2, क्या आएगा -2, और 96 है, हम 4 का यहाँ पर वो चेक कर रहे हैं, 4 का जो साइकिल होता है 4 और 9 की, केवल 4 की साइकिल की बात कर रहे हैं, तो 4 की साइकिल जो होती है वह 2 होती है, कितनी होती है 2 होती है। अब 2 होती है तो यहाँ पर वही सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये कैसी संख्या है सम है, सम है तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला डिजिट जो रहेगा वह क्या रहेगा 6 रहेगा, लास्ट वाला डिजिट क्या रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, 6 रहेगा यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखें, इसका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 192 है और 6 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, 3 और 2 अगर कर दें, ठीक है भाग दें, तो जैसे अगर हम मान लो लिख दें 2 192 और 2 × 3, तो 2 से तो कट जाएगा, 3 से जो है 2 से अगर काटेंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा, और 3 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा, ठीक है 4 अगर हम कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हमको 6 से भाग देना है, किससे भाग देना है 6 से भाग देना है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से 6 - 2 करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए यक्स कोई धन पूर्णांक है, इस प्रकार 7x + 96 विभाज्य है किससे, x से, यहाँ पे x से ये है।
ठीक है। फिर एक यक्स के कितने मान संभव हैं, ठीक है, यक्स के कितने मान संभव हैं। तो देखो भाई 7 यक्स को 96 किससे भाग दिया जाता है, कह रहा है कि यक्स से विभाज्य है, किससे भाग है, यक्स से विभाज्य है, यानी यक्स से कट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाए, इसको अलग अलग कर लो, 7 यक्स बटे यक्स प्लस 96 बटे यक्स, तो ये तो कट ही जाएगा। अच्छा ये तो कट गया, हमको कह रहा है कि यक्स से ये कट जाएगा, तो हम यक्स के प्लेस पर ऐसा कौन कौन सा मान रख सकते हैं कि वह कट जाए, ठीक है। ऐसे कितने मान रख सकते हैं यक्स के, कितने संभव कोई धन पूर्णांक, तो भाई एक तो लिखा ही जा सकता है, ये कह रहा है कोई धन पूर्णांक आप लीजिए, 1 से 2 से भी कटेगा 96, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 चौका 56, 14 25 70, नहीं 14 से ये नहीं कटेगा, 12 हो गया, 15 16, 16 से कट जाएगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, ठीक है, 18 से नहीं कटेगा, 19 20, 20 से नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 22 नहीं कटेगा, 22 चौका 88 हो जाएगा, नहीं कटेगा, और 22 हो गया, 23 नहीं होगा, 24 से कटेगा, 24 चौका 96 हो जाएगा, है ना, 24 से कटेगा, 24 के अलावा 25 26 27 28, 28 से अगर देखें तो 4 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, नहीं कटेगा, 28 नहीं कटेगा, 29 30 31 नहीं, अब 32 से कटेगा, 32 यहीं 96, फिर 48 और फिर 96 यानी स्वयं से कटेगा। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 संख्याएं हैं जिनसे यह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है और इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहा है कि अंकों का योगफल कितना आएगा। कह रहा है कि 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक, यानी 9 बार क्या लिखा है, 1 1 1 लिखा है, 9 बार क्या लिखा है, 1 1 1 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाए तो जो आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये ध्यान में रखें, ये हमेशा क्रम से आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 1 से 9 तक संख्या लिखी है, 1 से 9 तक की ही संख्या से उसी में गुणा किया जाता है, तो 1 से 9 तक आएगा, फिर घटते हुए क्रम में 8 7 6 5 4 3 2 और 1 ये आ जाएगा। यानी हर संख्या 2 बार जो है रिपीट हुई है, हर संख्या 2 बार रिपीट हुई है 9 को छोड़ करके, ठीक है। यानी हर संख्या, यानी 1 से लेकर के 8 तक जो है 2 बार रिपीट हुई है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है, +8, और ये जो 9 छूटा है वो बाद में हम लोग लास्ट में जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 8 7 15 6 21 21 5 30 4 24 30 4 34 34 और 6 ये हो जाएगा 40, तो 2 × हो गया आपका 40 और प्लस ये जो 9 बचा हुआ था उसको आप जोड़ लीजिए, तो 40 दूना 80 और 8 ये 89 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा एक बार फिर से चेक कर लो, तो 1 + 2 + 3 8 7 15 15 6 21 21 और 5 26, यहाँ गलत हो गया, 8 7 15 15 और 6 21 21 और 5 26 26 4 30 30 और ये हो गया 6 30 और 6 36 36 होना चाहिए यहाँ पे, तो 36 दूना कितना हो गया 72, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा 72 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 81, कितना आ जाएगा 81, यानी हमारा आंसर सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात आप समझ पाए, तो इनका गुणा करने पर ये आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये रही जो कि 2021 2022 और 2023 में आए हुए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप बड़े बारीकी से देखें और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे अच्छे और मतलब कि इसी बेस्ड कॉन्सेप्ट जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसी बेस्ड हम लोग कुछ जो है क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद।